ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बाद में आता है टॉपिक फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान देखना, जनन के चरण। ठीक है, यानी हम कौन कौन से जनन के चरण से गुजरते हैं उनके बारे में यहाँ समझाया जाएगा। सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर सुनना, जैसे अपन को एक ओवरी जो बता रखी है, ठीक है, हम जानते हैं इसके अंदर ओव्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। तो यहां पर अपन को ये समझने वाली बात है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द ह्यूमन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी अगर मानव में युग्मक का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और अब हम जानते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के गैमेट्स होते हैं। तो ये समझना कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ male gametes sperm in the male reproductive system is called spermatogenesis। यानी नर जनन तंत्र के अंदर नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इसको नाम दिया जाएगा शुक्र जनन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ओके। अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो किसका निर्माण होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट के फॉर्म में जाना जाता है। इसको अपन कहेंगे oogenesis। ठीक है, या अंड जनन। अंड जनन, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड oogenesis। या ये कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। और शुक्र जनन और अंड जनन को कंबाइन फॉर्म में अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या युग्मक जनन कहते हैं। तो अपन को ये समझ में आया कि गैमेटोजेनेसिस या जनन, युग्मक जनन के अंदर दो प्रकार के पॉइंट होते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ओवम। ओके, अब सुनना कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, हम जानते हैं कि अगर ओवम, ठीक है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है और यहां तक कोई स्पर्म पहुंचता है, ठीक है, तो इस फ्यूजन को, जिसमें एक 2n सेल का फॉर्मेशन होगा, किसका? 2n सेल का फॉर्मेशन होगा, इसको अपन कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, अब डेफिनेशन को देख लेते हैं यहां पर। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 2n जाइगोट। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हिंदी में इस प्रकार समझेंगे, नर तथा मादा युग्मक, ठीक है, यानी स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन जब n और n सेल के तौर पर होता है तो इससे बनती क्या है? 2n सेल बनती है, जिसको अपन कहते क्या है? जाइगोट कहते है। ठीक है, या युग्मनज के तौर पर जाना जाता है। युग्मनज, युग्मक नहीं है ये, क्या नाम है? युग्मनज के नाम से जाना जाता है, जो द्विगुणित कोशिका के तौर पर या 2n सेल के तौर पर होती है। अब सुना, ये जो 2n सेल है, यहाँ जो फ्यूजन हुआ, इस प्रोसेस को तो अपने नाम दे दिया फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब सुनो, निषेचन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है, यानी यहां पर जब 2n सेल बन गई, अब ये क्या करेगी? यहां से ग्रोथ करना स्टार्ट होगी। यहां पर सेम साइज रहेगी, लेकिन पहले वो 4 सेल, 4 के बाद वो 8 सेल का फॉर्मेशन बना देती है। कितने सेल का? 8 सेल का फॉर्मेशन बना देती है। और इस कंडीशन में यहां पर एक कंडीशन तैयार होती है, जिसको अपन कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? विदलन या क्लीवेज। तो अगला टॉपिक अपना ये देख लो। ठीक है, क्लीवेज। क्लीवेज को अपन नाम क्या देते हैं? विदलन नाम देते हैं। ठीक है, जब जाइगोट ग्रोथ करता हुआ वो 16 से सेल स्टेज में आ जाते हैं, तब उसको अपन कहते हैं विदलन। ठीक है, विदलन वैसे तो वो 4th सेल स्टेज में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अपन को, यहाँ पर जब वो 2 सेल से 4 सेल, 4 से वो 16 सेल तक के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है, तब इसको अपन कहते हैं कोरक या ब्लास्टुला। ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला कहते हैं। तो सुनना कि जब विदलन अवस्था आती है तो विदलन अवस्था एक जाइगोट से
कुछ कोशिकाएं 4 या 4 से 8 सुना 2 से 4 4 से 8 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और जब वो 16 सेल स्टेज या कह सकते हैं 16 कोशिका की अवस्था में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं कोरक अवस्था या ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। इस कंडीशन में ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन लगभग यहां तक पहुंच जाता है या वो लगभग यहां तक पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में ये सेल अब क्या होती है कि वॉर्म या यूट्रस की एंडोमेट्रियम, हम जानते हैं इसकी अंदर वाली लेयर क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ओके, एंडोमेट्रियम से ये सेल्स क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इस अटैचमेंट जिसके कारण यहां पर ये एक फॉर्मेशन बनाती है, इसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। लेकिन यहां पर हुआ क्या, प्लेसेंटा बाद में बनेगा, लेकिन यहां पर हुआ क्या, प्लेसेंटा बनने से पहले ये जो सेल थी ये अटैच हो गई किसके साथ, वॉर्म की या यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ। इसको अपन कहते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या भ्रूण रोपण। ठीक है, सुन लो, जिस तरीके से कोशिकाएं वृद्धि करती हुई कहां तक पहुंचती है, एंडोमेट्रियम तक पहुंचती है, वो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच हो जाती है। इस पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या भ्रूण रोपण। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर का निर्माण होता है जिसको क्या क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब यहां पर जो एम्ब्रियो है या जो भ्रूण है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन और नरिशमेंट लेता है और यहां पर एक लिमिट टाइम तक ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद अब ये क्या करेगा, एक ड्यूरेशन में अपना जन्म लेगा या एकॉचमेंट लेगा, जिसको अपन कहते हैं एकॉचमेंट, डिलीवरी या प्रसव। तो सुनो, एक निश्चित अवधि तक ये माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा प्लेसेंटा के थ्रू नरिश होता है, यानी पोषण प्रदान करता है, साथ में इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। ठीक है, यानी O2 के साथ साथ कुछ पोषक पदार्थों की सप्लाई किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू होती है। और प्लेसेंटा जब अपना एक कंप्लीट फॉर्मेशन कर देती है किसका, एम्ब्रियो का, तब बच्चा ये कह सकते हैं अब वो शिशु के रूप में जन्म लेता है। इसको अपन कहते हैं एकॉचमेंट, डिलीवरी या प्रसव के नाम से जाना जाता है। तो अपन को पता लगा कि फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के जो चरण है, इस चरण में 4 प्रकार के स्टेप आते हैं। पहला गैमेटोफॉर्मेशन या गैमेटजेनेसिस, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के स्पर्म और oogenesis। अगर इनका फ्यूजन हो जाए तो क्या हो जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब जो 4 सेल स्टेज बनती है उसको अपन कहते हैं क्लीवेज, और 16 सेल स्टेज बनती है उसको अपन कहते हैं ब्लास्टुला। उसके बाद में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो जाता है, और एक लिमिट ड्यूरेशन के बाद जब एम्ब्रियो जन्म ले रहा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एकॉचमेंट या डिलीवरी कहते हैं। ये स्टेजेस कवर हुई किसकी, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अब आता है नया सिस्टम, इसका नाम है नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, देख लेते हैं इसको अपन। ओके, हम नर्वस सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, हालांकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो CNS का पार्ट है। किसका, CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, वैसे अपन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो अपन देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन अपन को देखने को मिल रहा है, इससे दूसरी स्ट्रक्चर निकल रही है, वो कौन सा है, स्पाइनल कोड। ठीक है, तो पहला तो ह्यूमन ब्रेन खुद हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा वर्क करते हैं। तो पहले समझना, ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फॉरी ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन और नंबर 3 हिंड ब्रेन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि फॉरी ब्रेन के 3 पार्ट है, इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, पहला सेरिब्रम, सेकंड थैलेमस और थर्ड हाइपोथैलेमस। ठीक है, और मिड ब्रेन के तौर पर यहां पर कुछ सिग्नल्स पहुंचते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व के तौर पर ये वर्क करता है। आगे बढ़ जाते हैं, हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है पॉन्स, सेकंड पार्ट है मेडुला और थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। ठीक है, क्या नाम है, सेरिबेलम। तो अपन को ये पहले ही समझना है कि
ह्यूमन ब्रेन के कुल कितने पार्ट है, उसके पर्टिकुलर कितने पार्ट है, तो अपन को देखो डायग्राम से समझ में आ चुका है। अब अपन इसके एक एक डायग्राम के जो ऑर्गन्स दे रखे हैं उनको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, वापस एक बार देख लो। पहला पार्ट फोरेब्रेन, दूसरा पार्ट मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन। फोरेब्रेन के 3 पार्ट मैंने ABC के नाम से लिखे हैं। पहला सेरिबेरम, ठीक है, याद रखना सेरिब्रम, और ये कौन सा है सेरिबेलम, तो यह नाम समझना सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद हाइपोथैलेमस और थैलेमस, यानी थैलेमस और उसके बाद में क्या आ गया हाइपोथैलेमस। इसको अपन कहेंगे डायोनसिफेलॉन। ठीक है, डायोनसिफेलॉन के ठीक नीचे कौन है हाइपोथैलेमस, और इसके ठीक ऊपर कौन है थैलेमस है। ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट यानी जो लगभग 85% ब्रेन का पार्ट कवर करता है वो कौन होता है सेरिब्रम पार्ट होता है, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये समझना कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या सेरिब्रम बना रहे हैं। अब ये टोटल ब्रेन का कितना पार्ट कवर कर रहा है 85% पार्ट कवर कर रहा है। वापस आ जाते हैं कि देखा मिड ब्रेन में बोला कि मिड ब्रेन का जो ऐसा पार्ट होता है जो हिंड ब्रेन और फोरेब्रेन के बीच का एक कॉन्टेक्ट प्लेस के तौर पर वर्क करता है। आ जाओ किस पर हिंड ब्रेन पर, वापस सुन लो। पहला फुला हुआ पार्ट सुनना, यहां पर इस स्ट्रक्चर में अपन को पहली स्वेलो पार्ट या फुला हुआ पार्ट जो नजर आ रहा है उसको अपन क्या कहते हैं पॉन्स कहते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में सेकंड फुला हुआ पार्ट या सेकंड स्वेलो पार्ट क्या कहलाता है मेडुला कहलाता है। उसके बाद की स्ट्रक्चर जो अपने आप में अलग दिखाई दे रही है ये ज्यादा मैच्योर नर्व्स के कारण होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से थोड़ी डीप नजर आती है या कह सकते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आती है, इसको अपन क्या कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर जो पॉन्स और मेडुला के बाद की स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। ओके, अब अपन इसको थ्योरी के तौर पर डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो था इसका डायग्राम।